हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स। सो इस सीरीज़ में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और 2021 का जो पेपर है उसको हम लोग डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 4 एंड 5 और पार्ट 4 एंड 5 में हम लोग दो सब्जेक्ट यहाँ डिस्कस करेंगे एक साथ, इंटरनेशनल ट्रेड और उसके बाद इंडियन इकोनॉमी के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए थे प्रीवियस ईयर पेपर में, मतलब जो रिसेंटली हुआ था यूजीसी नेट 2021 इकोनॉमिक्स। सो जितने भी अभी तक पार्ट 3 है, पार्ट 1 2 3 माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तीनों को एक बार डिटेल एनालिसिस कर लेना। डिटेल में हमने ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। चलिए इंटरनेशनल ट्रेड में देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस इस बार आए हुए थे। तो क्वेश्चंस कुछ डायरेक्ट थे और कुछ आपको इनडायरेक्ट मिल जाएंगे, लेकिन हाँ, अगर आपने स्टडी की थी तो जितने भी टॉपिक्स आपने स्टडी किए थे सिलेबस के अकॉर्डिंग सब उसी में से था, बाहर से बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, सबसे पहले पूछा हुआ है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा इजी होते हैं। सो सप्लाई साइड इकोनॉमी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब सप्लाई साइड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब आपको पता है सप्लाई साइड कौन फोकस करता था? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो हैं ये फोकस करते थे सप्लाई साइड इकोनॉमी में। ठीक, जैसे जेबी से सप्लाई क्रिएट्स ऑन डिमांड। ठीक है, तो इनका मतलब यही था कि सप्लाई का क्रिएशन होगा तो उसका डिमांड का क्रिएशन होगा और इकोनॉमी मूव करेगी। सो डेविड रिकार्डो इसका बिल्कुल ठीक है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। डिमांड साइड इकोनॉमी डिस्कस की थी एल्फ्रेड मार्शल एंड एजवर्थ ने। ठीक है, दैट इज़ फोर्थ। और उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डायरेक्ट पूछता है और इसमें से पूछने लायक कुछ है भी नहीं ज़्यादा, क्योंकि डायरेक्टली यही पूछता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसने दिया था। और पीजीटी एग्जाम में भी पूछता है और आपका जो सेट एग्जाम होता है उसमें भी पूछता है हेबरलर कॉन्सेप्ट। और उसके बाद पूछा हुआ है रियल कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, ये अब रिमेनिंग जो बचा बेस्टेबल एंड एल्फ्रेड मार्शल। ठीक, थोड़ा सा इसको और डिटेल में अगर करेंगे सो डिटेल में यहाँ से करने लायक कुछ ज़्यादा है नहीं, बस इसमें बस जो सीक्वेंस है वो एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट का फर्स्ट, तो हमारे पास इन दोनों में से करेक्ट आंसर होना चाहिए, ये दो एलिमिनेट हो गए। उसके बाद जो बी है उसका होना चाहिए फोर्थ, इन दोनों में से कोई एक होगा। उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हेबरलर दैट इज़ 3, तो हमारा जो बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, which of the following are relevant conditions assumed by the factor price equalization theorem। तो फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम आपने की होगी डिस्कस, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी भी है। अगर आपने इसकी स्टडी की होगी डीप तो इसमें देखिएगा आप लोग दो कंट्रीज़ हैं। ठीक है, कंट्री ए और कंट्री बी। पहले एक बार अजम्पशंस कर लेते हैं, फिर उसके बाद आंसर्स पे चलेंगे हम लोग। तो फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन, एक में फैक्टर प्राइस कम है और दूसरे में फैक्टर प्राइस ज़्यादा है। ठीक है, सेम। अब मान के चलते हैं कि लेबर और कैपिटल दो फैक्टर हैं, इस कंट्री में भी लेबर और कैपिटल दो फैक्टर हैं। थोड़ा सा अजम्पशन हम लोग अपनी लैंग्वेज समझ लेते हैं, फिर हम चलेंगे अजम्पशंस जो इसमें दी हुई हैं उसकी उस पर। सो ये कहता है कि फैक्टर प्राइस इक्वल कैसे होंगे। अब मान के चलते हैं कि इस कंट्री में, एक कंट्री में लेबर सप्लाई बहुत कम है। ठीक है, मान के चलते हैं कि एक कंट्री में जो लेबर सप्लाई है वो बहुत कम है, तो जहाँ लेबर सप्लाई बहुत कम होगा वहाँ पे जो लेबर का कॉस्ट है, ठीक है, लेबर का कॉस्ट या फिर जो लेबर वेजेस है वो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, इतनी बात तो तय है, क्योंकि जो स्कार्स फैक्टर है उसकी कॉस्ट होगी ज़्यादा। और दूसरी कंट्री में मान लीजिए जो लेबर है वो बहुत सस्ता है। ठीक है, लेबर सप्लाई बहुत ज़्यादा है और लेबर की जो कॉस्ट है या फिर जो लेबर का जो वेजेस है वो बहुत कम है। अभी इक्वलाइज कैसे होंगे, जो फैक्टर प्राइस है वो इक्वलाइज कैसे होगा? तो फैक्टर प्राइस इक्वलाइज इस तरीके से होगा, जो यहाँ पे कम लेबर है, यहाँ पे लेबर सप्लाई कम है और इधर ज़्यादा है, तो लेबर सप्लाई इस कंट्री से कहाँ जाएगी? बी कंट्री से ए कंट्री में आएगी। तो लेबर सप्लाई जो बहुत ज़्यादा लेबर सप्लाई थी, अब ये क्या होगा? कम होना शुरू हो जाएगा। और इधर जो कम सप्लाई थी इधर ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा लेबर, इन दोनों कंट्रीज़ में लेबर सप्लाई इक्वल हो जाएगी। जब लेबर सप्लाई इक्वल होगा तो जो लेबर का प्राइस है वो भी सेम आ जाएगा दोनों कंट्रीज़ में। ठीक है, प्राइस दोनों में सेम हो जाएगा। सो इसको बोलते हैं फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन। अब सेम केस में हम लोग एग्जांपल कैपिटल का भी दे सकते हैं। तो फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन। अब चलते हैं एजम्पशंस के ऊपर। बहुत सारे एजम्पशंस हैं जिसको यहाँ पे आप लोग थोड़ा डिटेल में देख सकते हो, लेकिन हम चलते हैं कि क्या पूछा गया है। द कंट्रीज आर करेक्टराइज्ड बाय डिफरेंट फैक्टर एंडोमेंट। जो फैक्टर एंडोमेंट है, जो फैक्टर सप्लाई है, दोनों कंट्री में अलग अलग होगा। बिल्कुल ठीक है, अगर सेम एंडोमेंट हो जाएगा, सेम सप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा? ये ऑलरेडी इक्वलाइज है। अगर सेम लेबर सप्लाई होगा तो सेम प्राइस हो जाएगा। तो फैक्टर एंडोमेंट, फैक्टर सप्लाई डिफरेंट होना चाहिए, बिल्कुल सही कंडीशन है। तो ए सब इसमें नहीं है तो इसको काट दो। उसके बाद कंट्रीज आर करेक्टराइज बाई डिफरेंट प्रोडक्शन फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है या फीचर है।
फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन का जितने भी कंट्रीज हैं वो सेम प्रोडक्शन फंक्शन पे काम करेंगी, ठीक है, तो डिफरेंट नहीं सेम। तो जो दैट इज बी है ये वाला गलत है, तो इसमें हम ए बी सी डी, ठीक है, 1 2 3 4 की जगह ए बी सी डी, तो ये वाला गलत है। और ये एजम्पशन यहाँ से लिया गया है, प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट आर डिफरेंट। अब यहाँ पे क्या मतलब है, जितने भी प्रोडक्शन फंक्शन है अलग अलग प्रोडक्शन को या अलग अलग गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए वो डिफरेंट है, ठीक है। बट अगर हम बात करें 2 कंट्रीज़ के बारे में, 2 कंट्रीज सेम टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे इन प्रोडक्शन, ठीक है, सेम टेक्नोलॉजी मतलब सेम प्रोडक्शन फंक्शन। लेकिन हाँ, जब एक कंट्री है और एक ही कंट्री डिफरेंट डिफरेंट गुड्स प्रोड्यूस कर रही है किसी इकोनॉमी में, तो वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शन फंक्शन यूज़ करेगी विद इन कंट्री डिफरेंट डिफरेंट गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें 2 कंट्रीज़ के बारे में, तो वो सेम टेक्नोलॉजी यूज़ करेगी या फिर सेम प्रोडक्शन फंक्शन यूज़ करेगी, ठीक है, प्रोडक्शन में। चलिए उसके बाद द इंडस्ट्रीज आर करेक्टराइज बाई डिफरेंट फैक्टर इंटेंसिटीज़। अब फैक्टर इंटेंसिटीज़ क्या होते हैं कि जिस रेशो में हम लोग लेबर और कैपिटल का यूज़ कर रहे हैं, तो इस इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट फैक्टर इंटेंसिटीज़ हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रेशोज हो सकते हैं, मतलब जो हम लोग लेबर और कैपिटल का यूज़ कर रहे हैं इंटेंसिटी, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। एंड ईच कंट्री विल एक्सपोर्ट द कमोडिटी विच यूजेस अबंडेंट फैक्टर। अब जितनी भी कंट्री हैं, 2 कंट्री हैं, वो एक्सपोर्ट उस चीज़ का करेगी जिस चीज़ में वो अबंडेंट है, जिस चीज़ उसके पास ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर लेबर जिसके पास ज़्यादा है वो उसका एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है। और अगर इसके पास कैपिटल अबंडेंट है, कैपिटल ज़्यादा है, तो ये इस कैपिटल का एक्सपोर्ट करेगा। सो ये भी एजम्पशन बिल्कुल करेक्ट है। तो ए सी डी थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। चलिए और भी एजम्पशंस हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें से 1 बाय 1 डिटेल एनालिसिस को कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन द एक्सचेंज रेट चेंजेस फ्रॉम $1 टू 72 रुपीज़ टू $1 टू 68 रुपीज़। अब इसमें हमारा जो रुपीज़ है डेप्रिशिएट हुआ या फिर फॉरेन का जो रुपीज़ है डेप्रिशिएट फॉरेन करेंसी क्या हुई वो चेक करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पहले हमें कितना देना पड़ रहा था, पहले हमें $1 के पहले 72 देना पड़ रहा था, अब देना पड़ रहा है 68। मतलब अच्छा है, जो डोमेस्टिक करेंसी है रुपीज़ वो एप्रिशिएट हुआ है, ठीक है, एप्रिशिएट हुआ है, उसकी वैल्यू बढ़ी है। सो रुपीज़ एप्रिशिएट बिल्कुल करेक्ट है। अब अगर रुपीज़ एप्रिशिएट होगा तो फॉरेन करेंसी क्या होगा, डेप्रिशिएट होगा। सो डॉलर हैज़ डेप्रिशिएटेड, बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, बल्कि रुपीज़ डेप्रिशिएट नहीं होगा और डॉलर एप्रिशिएट नहीं होगा। सो बी एंड सी करेक्ट है, ठीक है। अब देखते हैं थोड़े डिटेल में कैसे। तो जब भी फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या था, फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हुआ था, पहले 72 रुपीज़ था, $1 आपको $1 72 रुपीज़ का था, लेकिन अभी जो है $1 इक्वल टू 68 रुपीज़। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट जब कम होगा तो फॉरेन एक्सचेंज कम होने से रुपीज़ जो होगा अपना एप्रिशिएट करेगा, और एप्रिशिएट करने से जब भी रुपीज़ एप्रिशिएट होगा तो एक्सपोर्ट का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा, और इसके कारण हमारा एक्सपोर्ट की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी और रियल जीडीपी कम हो जाएगी, ठीक है, एप्रिसिएशन होने से। इसीलिए गवर्नमेंट यूज़ करती है डीवैल्यूएशन का, डेलिब्रेट वैल्यू कम कर देती है रुपीज़ की, ठीक है, गवर्नमेंट, जिससे एक्सपोर्ट बढ़ सके। चलिए, और अगर डेप्रिसिएशन होता है, अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, ठीक है, ये 72 रुपीज़ से अगर 75 रुपीज़ हमें देने पड़ते हैं $1 के लिए, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, तो यहाँ पे रुपीज़ डेप्रिसिएशन होगा, और रुपीज़ डेप्रिसिएशन होने का एक ही कारण है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ेगी और रियल जीडीपी भी बढ़ेगा, ठीक। तो जब भी हम लोग फॉरेन एक्सचेंज की बात करें, अगर फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड बढ़ेगा तो मतलब डिमांड बढ़ने से हमारी जो करेंसी है उसकी जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट होगी, क्योंकि फॉरेन करेंसी की वैल्यू बढ़ी है, डिमांड बढ़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑप्टिमम टैरिफ मीन्स। अब ऑप्टिमम टैरिफ का जो कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा टैरिफ है जहाँ पे मैक्सिमम वेलफेयर सोसाइटी को मिल रहा है, ठीक है, मैक्सिमम वेलफेयर। पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि ऑप्टिमम टैरिफ को कैसे मेजर करते हैं, या फिर इसका एक जो फॉर्मूला है वो क्या है। सो टैरिफ विच मैक्सिमाइज कंट्रीज वेलफेयर, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम टैरिफ। सो ट्रेडिंग ऑफ इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड अगेंस्ट रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड क्वांटिटीज़। अब इसमें जितने भी हम लोग क्वांटिटीज़ पे रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो वो वेलफेयर टर्म्स ऑफ ट्रेड वो बेटर हो जाएंगे, लेकिन जो टैरिफ इम्पोजिंग कंट्री है वो टर्म्स ऑफ ट्रेड उसके लिए बेटर हो जाते हैं, लेकिन वेलफेयर वहाँ पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो क्वांटिटी है वो थोड़ा सा कम होगी, ठीक है, मतलब वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कम हो गया। सो सीधा हम लोग चलते हैं
मेन पॉइंट के ऊपर, तो हम लोग इलास्टिसिटी ऑफर कर मेजर कर सकते हैं, दैट इज प्रोपोर्शनेट चेंज इन इंपोर्ट टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन एक्सपोर्ट से। जैसे हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करते हैं ना, और वैसे ही दैट इज चेंज इन इंपोर्ट अपॉन चेंज इन एक्सपोर्ट मल्टीप्लाई बाय एक्सपोर्ट अपॉन दैट इज इंपोर्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला है। सो यहाँ पे आपको रिलेशन बिटवीन इलास्टिसिटी ऑफ ऑफर कर्व और ऑप्टिमम टैरिफ रेट समझ आ जाएगा। तो उससे पहले हम लोग चलते हैं कि इस फॉर्मूला को आप अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि इस रेशो चेंज इन इंपोर्ट और चेंज इन एक्सपोर्ट का रेशो क्या बन रहा है। तो आप मान के ये चलिए कि ऑप्टिमम टैरिफ जब यहाँ पे इलास्टिसिटी 1 है, इसका मतलब ये है कि जितना चेंज आपका इंपोर्ट में आया उतना ही चेंज आपका एक्सपोर्ट में भी आया। ठीक है, 1 वैल्यू। सो जब ये इलास्टिसिटी 1 होगी तब ऑप्टिमम टैरिफ रेट कितना हो जाएगा, दैट इज 1 अपॉन E -1, मतलब इलास्टिसिटी। सो दैट इज 1 अपॉन 1 माइनस 1 इज इन्फिनिटी, 1 अपॉन 0 समथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी। सो इस केस में ऑप्टिमम टैरिफ रेट इन्फिनिटी जब आपका ऑफर कर्व होगा यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, यहाँ पे एक बार और देख लीजिएगा, जब आपका ऑफर कर्व यूनिटरी इलास्टिक तो ऑप्टिमम टैरिफ अब यहाँ पे एक्सपोर्ट भी बराबर होगा और इंपोर्ट भी आपका बराबर होगा। सो एक कंट्री का एक्सपोर्ट और एक बी कंट्री का एक्सपोर्ट दोनों ही आप ट्रेड यहाँ पे बराबर कर पा रहे हैं। ठीक है, मतलब ऑप्टिमम टैरिफ जहाँ पे नेशनल वेलफेयर मैक्सिमम हो रहा है। और अगर ये इनलास्टिक हुआ, ठीक है, इनलास्टिक अगर हुआ तो इसका मतलब आप लोग एक चीज़ का सेक्रीफाइस कर रहे हो, मतलब यहाँ पे इंपोर्ट कम हो रहा है और एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, तो ये इनलास्टिक बन रही है कर्व। ठीक है, इंपोर्ट अगर हम बात करें ये ए का एक्सपोर्टेबल है और ये बी कंट्री का, जो बी कंट्री है उसका एक्सपोर्टेबल है। ठीक, तो हम लोग अगर ज़्यादा क्वांटिटी एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कम क्वांटिटी इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड बेटर तो हो जाएगा क्योंकि ऑफर कर्व इनलास्टिक है और वहाँ पे ऑप्टिमम होगा जहाँ पे इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होगा। चलिए अब चलते हैं राइट आंसर की तरफ। नंबर 1 है मैक्सिमाइज टोटल एक्सपोर्ट सेल ऑफ द इम्पोजिंग कंट्री। अब टैरिफ इम्पोजिंग कंट्री अगर एक्सपोर्ट अपना बढ़ा दे तब ऑप्टिमम टैरिफ, तो इसमें दूसरी कंट्री का लॉस्ट है। एंड मस्ट अकर इन द इलास्टिक रेंज ऑफ द पार्टनर्स ऑफर कर्व। अब पार्टनर की जो ऑफर कर्व है अगर इलास्टिक है जिस रेंज में, ठीक है, उस रेंज में ऑफर कर्व जितना इलास्टिक रेंज होगा पार्टनर कंट्री का उतना हमारे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, हमारे लिए बेनिफिशियल है मतलब अगर हमारी इनलास्टिक है तो ऑफर कर्व्स हमारे लिए बेटर होंगे, और अगर इलास्टिक रेंज है अदर कंट्री की तो वो भी हमारे लिए बेनिफिशियल है। और उसके बाद थर्ड ऑप्शन देखते हैं, मस्ट अकर इन द इलास्टिक रेंज ऑफ द टैरिफ इम्पोजिंग कंट्री। जो होम कंट्री अगर टैरिफ इम्पोजिंग है तो उसका इलास्टिक ऑफर कर्व है तो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा। ठीक है, टेक अकाउंट ऑफ द प्रोबेबिलिटी दैट पार्टनर्स कंट्री विल रिटेलिएट विद प्रोटेक्टिव मेजर ऑफ इट्स ऑन। प्रोटेक्टिव मेजर लगाओ तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कम हो जाएगा, वेलफेयर वहीं कम हो जाएगा। ठीक है, तो जो सुटेबल आंसर है वो है आपका 2, मस्ट अकर इन द इलास्टिक रेंज ऑफ द पार्टनर्स कंट्रीज ऑफ अ कर्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इंप्रूवमेंट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट मे बी इफेक्टेड थ्रू। सो बीओपी डेफिसिट में है, बीओपी डेफिसिट में जब भी होगा तो उसके 2-3 कारण होंगे। या तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है, मतलब एक्सपोर्ट की वैल्यू कम होगी, इंपोर्ट की वैल्यू ज़्यादा होगी, या फिर जो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट भी डेफिसिट में जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि आपका जो कैपिटल का इनफ्लो है, के इज नोटेड फॉर कैपिटल हियर, कैपिटल इनफ्लो है वो कम और कैपिटल का आउटफ्लो है वो ज़्यादा है। ठीक, तो कोई भी केसेस हो सकते हैं। नंबर 1 इंपोर्ट कंट्रोल्स, कैसे कंट्रोल कर सकते हो आप लोग बीओपी डेफिसिट को, इंपोर्ट्स पे कंट्रोल लगा दो, इंपोर्ट्स कम कर दो, बिल्कुल ठीक है, इंपोर्ट्स कम करोगे तो बीओपी डेफिसिट कंट्रोल में आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट को बढ़ा दो, ठीक है, तब ये दोनों इक्वलाइज हो जाएंगे, डेफिसिट जो है वो कवर हो जाएगा। चलो एक्सपोर्ट प्रमोशन भी ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल, जितने भी फॉरेन एक्सचेंज है उस पर कंट्रोल, उसके सप्लाई पे कंट्रोल कर दो। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज के सप्लाई पे कंट्रोल होगा। अगेन जो बीओपी में हम यहाँ पे ज़्यादा इनफ्लो या ज़्यादा आउटफ्लो हो रहा था जो, उस पर कंट्रोल लग जाएगा, तो ये भी एक सुटेबल तरीका है। एंड डीवैल्यूएशन जैसे ही करेंगे तो प्राइस कम होंगे, प्राइस कम होने से एक्सपोर्ट हमारा बढ़ेगा, और जब भी एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो बीओपी सरप्लस में आना शुरू कर जाएगा, बिकॉज एक्सपोर्ट ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा इंपोर्ट से। ठीक है, तो ये चारों ही मेजर जो है बिल्कुल करेक्ट हैं बीओपी को, दैट इज़ थर्ड वन। ठीक है, बीओपी डेफिसिट को करेक्ट करने के लिए, और एक एक्सप्लेनेशन भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग।
अब ये राउंड है, यहाँ पे गेट के राउंड है, ठीक है। तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ आप लोगों को पहले ही पता है। इसके बाद ये 1 जनवरी 1995 को क्या बन गया था, करेक्ट, WTO, ठीक है। सो इसके जो राउंड्स है वो एक बार याद कर लेना। जो राउंड्स हैं आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे उरुग्वे राउंड 1986 टू 1993, सो उरुग्वे राउंड 1986 मान के चलते हैं। उसके बाद कैनेडी राउंड 1967, उसके बाद दोहा राउंड 2001, और उसके बाद जिनेवा राउंड दैट इज़ 1955 टू 56। तो सबसे पहले है जिनेवा राउंड, जो मतलब डी है सबसे पहले होना चाहिए, तो एक ही में डी, तो ये 3 हो गया ऑटोमेटिक एलिमिनेट। सो उसके बाद नेक्स्ट है आपका 1967 बी, एंड देन ए 1986, एंड देन 2001। चलिए, तो ये वाली जो लिस्ट है, इसको जितने भी प्लेसेस हैं, ये कंट्रीज़, पहले कंट्रीज़ कम थे, लेकिन WTO के आने के बाद कंट्रीज़ के ज़्यादा मेंबर्स हो गए, ठीक। तो यहाँ पे अब देखो 2001 जो है, तब तक गेट कन्वर्ट हो चुका था WTO में। चलिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ सीक्वेंस पूछ लेता है कई बार, तो ये वाला सीक्वेंस जो है ना, इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा, 3-4 फर्स्ट में और 1-2 लास्ट के। सो मोस्ट फ्रिक्वेंटली तो नहीं आता, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है। और मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस भी पूछ सकता है, जो रिसेंट अभी होने हैं, ठीक है। तो जिनेवा में होना है 12 से 15 जून 2022, ये पूछ सकता है। और बाकी ये 4 जो पहले वाले हैं ये पूछ सकता है। उसके बाद जो रिमेनिंग लेटेस्ट हैं 2-3 इनको भी कर लेना। मिड में अगर कुछ आता भी है तो वो अपने आप बन जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड रेफर्स टू। तो नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये क्वेश्चन कर लेना क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड एक बार थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं, फिर हम आते हैं जितने भी ऑप्शन है उन पे। तो नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, सबसे पहले तो ये अंडरलाइन कर लो, दिया किसने कॉन्सेप्ट, ठीक है। FW टॉसिंग ने कॉन्सेप्ट दिया है, और एक डॉरेंस ने भी दिया। डॉरेंस कौन सा दिया है, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक। चलिए, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड, हम लोग इसको कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड ही बोलते हैं। और ये टर्म्स दिया था जैकब वाइनर ने। सो इसका एक रेशो भी याद कर लो, या एक फॉर्मूला याद कर लो, दैट इज प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ इम्पोर्ट मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है, ये यार। और जब हम लोग करेंगे नेक्स्ट ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है, तो ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड में ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चलिए, तो अब हम चलते हैं सीधा आंसर्स पे। सो द एक्सेस ऑफ इंपोर्ट एक्सपेंडिचर ओवर एक्सपोर्ट अर्निंग गलत है। द रेशो बिटवीन एक्सपोर्ट प्राइस एंड इंपोर्ट प्राइस बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक है। तो आगे हमें एक बार चेक कर लेना ऑप्शंस, लेकिन जो करेक्ट आंसर है दैट इज सेकंड। चलिए, उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें वो सब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल करने डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग सीधा मूव करते हैं आगे इंडियन इकोनॉमी में। सो इंडियन इकोनॉमी इस बार डाटा काफ़ी पूछा था, ठीक है। लेटेस्ट डाटा, रिसेंट डाटा 2020-21 का बहुत ज़्यादा पूछा था। नंबर 1 क्वेश्चन यहाँ से इंडियन इकोनॉमी का है, सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ हाईएस्ट शेयर ऑफ रूरल पॉपुलेशन। तो ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी 2015-16 में पूछ चुका है कि रूरल का शेयर या अर्बन का शेयर। अगर आपको एक भी पता है ना, अर्बन का शेयर पता है, तो अल्टीमेटली आपको रूरल का ही पता लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश। एक बात ध्यान रहे, वो पूछ रहा है शेयर। अगर शेयर पूछ रहा है तो मतलब परसेंटेज, और अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में पूछ रहा है तो टोटल पॉपुलेशन पूछेगा। तो अगर टोटल रूरल पॉपुलेशन करें तो यूपी नंबर 1 पे है, लेकिन अगर शेयर करें तो शेयर में हिमाचल प्रदेश बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग परसेंटेज। तो ये ऑफिशियल डाटा है, 2001 से 2011 तक कंपेयर किया हुआ है। 2011 सेंसस का ये ऑफिशियल डाटा है। सो यहाँ पे जो नंबर 1 यूटी की लिस्ट में, तो अर्बनाइजेशन 97.50, ठीक है। मतलब रूरल पॉपुलेशन कितना है, ओनली 2.5%, ये यूटी की बात है। और उसके बाद चलो हम चलते हैं अपने आंसर की तरफ। तो जो लीस्ट अर्बनाइजेशन का मतलब है सबसे शहरीकरण कम कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, मतलब शहरीकरण कम है। और रूरल पॉपुलेशन तो सबसे ज़्यादा हो गया, ठीक है। मतलब अगर हम बात करें तो रूरल पॉपुलेशन 89.96 हो गया। सो रूरल पॉपुलेशन परसेंटेज में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश, क्योंकि अर्बन पॉपुलेशन सबसे कम है, यहाँ 35th रैंक है। सो हिमाचल प्रदेश करेक्ट है। और अगर हम बात करें एब्सोल्यूट टर्म्स में,
तो एब्सोल्यूट टर्म्स में उत्तर प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन ऑफ 155.11 बिलियन, दैट इज़ 11 बिलियन। तो ये वाला मतलब 15.5 करोड़ जो पॉपुलेशन है वो रूरल में है। सो दैट इज़ ठीक है। सो 18.62% ऑफ कंट्रीज टोटल रूरल पॉपुलेशन, जितनी कंट्रीज की टोटल रूरल पॉपुलेशन है उसमें 18-19% तो रूरल पॉपुलेशन यूपी का ही है। ठीक है, और टोटल पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो अभी तो 23 करोड़ के आसपास पहुंच गया यूपी। ठीक, सो एक पाकिस्तान की जितनी पॉपुलेशन है उतनी पॉपुलेशन हमारे यूपी में है। सो वेयर एज महाराष्ट्र एज द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन, और हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन की बात करें एब्सोल्यूट नंबर में, ठीक है, एब्सोल्यूट नंबर में तो वो है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, 13.48% ऑफ कंट्रीज अर्बन पॉपुलेशन। तो लार्जेस्ट अर्बनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट टर्म्स, एब्सोल्यूट पॉपुलेशन वो है अपना महाराष्ट्र, और अगर एब्सोल्यूट पॉपुलेशन रूरल तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। तो 2020 की जो आत्मनिर्भर भारत था उसके बाद काफ़ी स्कीम्स आई थी, तो इसका क्या मेन मकसद है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। ये जितनी भी योजनाएं हैं ना उन सबको डिटेल में ऑलरेडी 2020-21 की वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है, 2021 की न्यू स्कीम्स में। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट टू गेट सब्सिडी ऑफ 10 करोड़ पीरियड फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, बिल्कुल नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट टू गेट टैक्स प्रॉफिट कंटिन्यूसली फॉर पीरियड 3 ईयर, बिल्कुल नहीं है। एंड एस्टेब्लिशमेंट विल गेट टैक्स सब्सिडी फॉर 5 ईयर, टैक्स सब्सिडी की इसमें बात नहीं की गई है। जो मेन इसमें बात किया गया है कि जो न्यू हायरिंग्स हैं या फिर जो न्यू जॉब सीकर्स हैं, ठीक है, उनको थोड़ा सा सब्सिडी प्रोवाइड की जाए, या फिर एक जो उनका एनपीएस या फिर जितना भी आपका जो गवर्नमेंट या तो उनका ओपीएस है ओल्ड पेंशन स्कीम या फिर उनका न्यू पेंशन स्कीम है, लेकिन उनका क्या जिनकी सैलरी कम है तो उनका एक ही है जो प्रोविडेंट फंड है उनका एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, वो उनका बाद में काम आएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने थोड़ा सा अभी एम्प्लॉयज़ शेयर और एम्प्लॉयर शेयर वो बढ़ा दिया है। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट विच न्यू हायर्स विल गेट सब्सिडी टू कवर रिटायरमेंट फंड कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स। कुछ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयज़ का और कुछ एम्प्लॉयर्स का। ठीक है, 2 साल के लिए। अब देखते हैं कि क्या कितना परसेंटेज है, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल प्रोवाइड सब्सिडी फॉर 2 ईयर्स, सब्सिडी प्रोवाइड करेगी रिस्पेक्ट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़ एंगेज ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2020 अप टू 30 जून 2021। ठीक है, तो उनको जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो स्पेशली क्या है, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन 12%, जितने भी वेजेस है उनका 12% सेव हो जाएगा। ठीक है, प्लस एम्प्लॉयर्स जो उनको जॉब प्रोवाइड कर रहा है उसका 12%। अब ये टोटल हो गया 24%। ठीक है, तो टोटल जितना भी उनका सैलरी है उसका 12% प्लस 12%, 24% अब किस में चला जाएगा, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन, दैट इज़ ईपीएफ, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। अब उसको बाद में रिटायरमेंट बेनिफिट्स वहाँ पे मिलने शुरू हो जाएंगे जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं। सो एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग मोर देन 1000 एम्प्लॉयज़। ठीक है, और यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट जो है 1000 एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट 1000 एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा। तो यहाँ पे जो सुटेबल आंसर है वो है आपका 4th। चलिए, और भी इसमें डिटेल्स हैं, थोड़ा सा डिटेल पढ़ लीजिएगा कि स्कीम कब से लेके कब तक जो एम्प्लॉयज़ सीकर हैं या फिर जो न्यू ज्वाइनर्स हैं उनके लिए वैलिड है, कब से लेके कब तक। चलिए नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग कमिटीज़ ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब पॉवर्टी जितनी पॉवर्टी की कमिटीज़ हैं, कुछ ज़्यादा कमेटी नहीं है, बिल्कुल लिमिटेड है। जैसे अलग कमेटी है, लकड़वाला कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, रंगाराजन कमेटी। तेंदुलकर कमेटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है 2009-10 की, और रंगाराजन कमेटी 2012 की 2011-12 की बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी जो पुरानी है थोड़ा इनमें भी देख लेते हैं। सो दंतेवाड़ा एंड रथ कमेटी 1971, इसको नोट डाउन कर लेना। अलग कमेटी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एंड रिलेटेड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बेस्ड थी 1979। ठीक है, 1979। उसके बाद लकड़वाला कमेटी जो है 1993। ठीक है, 1993। और उसके बाद जो नेक्स्ट है कमेटी, तेंदुलकर कमेटी 2009, और उसके बाद रंगाराजन कमेटी 2012 में। ठीक, तो जो राइट सीक्वेंस है, करेक्ट सीक्वेंस है, नंबर 1 अलग कमेटी ए, उसके बाद बी एंड देन सी एंड देन डी, ABCD। तो फर्स्ट वन इज करेक्ट। तो डिटेल में इसका PDF डाउनलोड कर लेना, तो डिटेल में आप इसकी स्टडी कर लेना।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिगार्ड ऑफ एफडीआई इन इंडिया इन फिजिकल ईयर 2020। अब 2020 में अगर हम लोग बात करें तो पैंडमिक था, तो उस पैंडमिक में भी जो एफडीआई का शेयर था कुछ ज़्यादा बिगड़ा नहीं है उसमें, तो शेयर लगभग जो आज है वैसा ही है, ठीक है। तो नंबर 1 शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर। अब इसमें थोड़ा सा यूजीसी ने थोड़ा सा गड़बड़ किया था ऑप्शंस में, ठीक है। खैर यहाँ तो हमने करेक्ट कर दिए, लेकिन थोड़ा बहुत ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे थे। तो शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर इज हाईएस्ट, तो यार 20 के अकॉर्डिंग शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर हाईएस्ट है। चलिए एक बार फटाफट देख लेते हैं। सर्विस सेक्टर सबसे हाईएस्ट है इनफ्लो, 16% ऑफ टोटल इनफ्लोज एफडीआई इनफ्लो, ठीक। और ये ऑफिशियल डाटा है अप्रैल से दिसंबर 2020 का। चलिए बिल्कुल हाईएस्ट है 16%। और उसके बाद नेक्स्ट है शेयर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज हाईएस्ट, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का हाईएस्ट नहीं है। शेयर ऑफ कंप्यूटर एंड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इज इन सेकेंड पोजिशन, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर 13%, तो सेकेंड नंबर पे बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद शेयर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इज हाईएस्ट, तो टेलीकम्युनिकेशन का जो है 7% है थर्ड नंबर पे, तो हाईएस्ट नहीं है। सो ए और सी जो है वहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन स्कीम से ही पूछा हुआ है, निर्विक स्कीम। तो बजट आपने 2020-21 का पढ़ा होगा, उसमें निर्यात जो स्कीम थी निर्यात सब्सिडी मतलब एक्सपोर्ट सब्सिडी, उससे ये दैट इज कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है। सो एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद आयुष्मान भारत, अब हेल्थ सर्विस से रिलेटेड, चाहे वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी हेल्थ सर्विसेज है, उससे जुड़ा हुआ है आयुष्मान भारत, ठीक है। तो प्रोग्राम रिलेटेड टू हेल्थ इश्यूज। उसके बाद प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा, अब ऊर्जा गंगा है तो स्पेशली किससे, कुकिंग गैस से रिलेटेड है। सो उसके बाद नेक्स्ट है परफॉर्मेंस अचीवमेंट एंड ट्रेड, तो वो बचा क्या, स्कीम टू इनहेंस एनर्जी एफिशिएंसी। अब इनका डिटेल में भी यहाँ पे डेट्स वगैरह है तो डेट कर लेना। निर्विक स्कीम, ठीक है, 2020-21 के बजट में अनाउंस किया गया था। उसके बाद आयुष्मान भारत 23 सितंबर 2018, और उसके बाद ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट, ठीक, तो इसकी भी डेट याद कर लेना, दैट इज़ 2016। और उसमें स्पेशली ये इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, गेल, ठीक है, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। उसके बाद PAT, और जो PAT है इसकी भी डेट देख लेना कि इसकी इस्टेब्लिशमेंट डेट क्या है, ठीक है। स्पेशली कंप्लायंस मैकेनिज्म टू एक्सेलरेट इंप्रूवमेंट इन एनर्जी एफिशिएंसी एंड एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री, तो एनर्जी से ही जुड़ा हुआ है, ठीक। तो जो राइट आंसर है वो देखते हैं, निर्विक का थर्ड, तो फर्स्ट का थर्ड यहाँ आंसर आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है आयुष्मान भारत का फोर्थ, आंसर यहीं से आना चाहिए। नेक्स्ट है आपका सी का फर्स्ट, तो जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज हैव देयर बीन स्ट्रक्चरल चेंजेस इन एग्रीकल्चर एंड रूरल एरियाज। तो एग्रीकल्चरल और रूरल एरिया में भी थोड़ा स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं, वो किन वजह से हैं। नंबर 1 क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन विद इन एग्रीकल्चर सेक्टर, सही बात है। अगर जितने भी क्रॉप्स का डाइवर्सिफिकेशन होगा, क्रॉप रोटेशन है या फिर क्रॉप्स न्यू जो स्कीम्स या फिर जो न्यू आइडियाज़ आएंगे उसे क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन होगा, बिल्कुल करेक्ट है, स्ट्रक्चरल चेंज होगा। उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम लाइव स्टॉक टू क्रॉप हस्बेंड्री, अभी उल्टा हो गया, अभी क्या हो रहा है, क्रॉप से लाइव स्टॉक की तरफ बढ़ रहा है, मतलब लाइव स्टॉक्स चाहे वो फिशिंग है चाहे पोल्ट्री फार्म है, तो उनका भी स्कोप ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये उल्टा चल रहा है, लाइव स्टॉक टू हस्बेंड्री कह रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम नॉन कमर्शियल क्रॉप्स टू कमर्शियल क्रॉप्स, सही बात है। कमर्शियल क्रॉप्स जितने प्रोडक्शन हो रहे हैं अभी, सो फॉर या फिर सेल्फ नीड पूरी करने के लिए या फिर वो प्रॉफिट अर्निंग के लिए, तो नॉन कमर्शियल सिर्फ सेल्फ के लिए होता है, अभी सेल्फ के लिए नहीं बल्कि प्रॉफिट के लिए भी अर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो डाइवर्सिफिकेशन यहाँ भी हो रहा है, करेक्ट है। डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम ट्रेडिशनल इनपुट्स टू मॉडर्न इनपुट्स, पहले पुराने इनपुट थे अभी न्यू इनपुट यूज़ हो रहे हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सो ऑप्शन ACD, सो ACD जो थर्ड वन है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर सम ऑफ द स्कीम प्रोग्राम इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इनहेंस एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड फार्मर्स इनकम। अब कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं। नंबर 1 है सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम, तो इनकी जो डेट ऑफ स्टैब्लिशमेंट है ये कर लीजिएगा, और जितना भी टारगेट है, मेन टारगेट तो पता ही है कि अपलिफ्टमेंट ऑफ फार्मर्स कंडीशन, तो सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम
2015, ये याद रखिएगा 2015। क्रेडिट किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम्स 1999, दैट इज़ 1998 एंड 9, ठीक है, दैट इज़ किसान क्रेडिट कार्ड्स। और एक किसान टीबी स्कीम भी ऐसा कुछ आया था 1997-98 में, ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अब इसका जो डेट है 2016, ठीक है, 2016। और उसके बाद डबलिंग फार्मिंग इनकम, लास्ट टाइम ये क्वेश्चन भी पूछा था, ये कमेटी कौन सी है, ठीक है, अशोक डालवाई कमेटी, और ये डायरेक्ट पूछ लिया था क्वेश्चन। सो इसका जो डेट है सितंबर 2018। तो सीक्वेंस अगर हम सेट करें तो पहले बैठता है बी, सो इन तीनों में से आना चाहिए आंसर, फिर होता है सीधा ए, और फिर आता है हमारा दैट इज सी, और उसके बाद डी, ठीक है। तो बी ए सी डी, सेकेंड वन इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी रजिस्टर्ड हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ द 2020-21 एज पर एस्टिमेशन ऑफ NSO। तो इसमें भी जो UGC ने आंसर है उसका आंसर थोड़ा सा गोलमोल दिया हुआ है या फिर करेक्ट नहीं दिया हुआ। अब इसमें देखना पैंडमिक था, क्वार्टर 1 की जो ग्रोथ थी वो तो पहले ही -23.9% थी, ठीक है, क्योंकि मार्च से लेके जून तक, मार्च अप्रैल मई तक यहाँ पर पूरा लॉकडाउन था। तो क्वार्टर 1 तो आपका -23.9% गया था, लेकिन जो क्वार्टर 2 एग्रीकल्चर को छोड़ के बाकी सब एक्टिविटी यहाँ पे मैक्सिमम नेगेटिव रही थी, ठीक है। तो एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यहाँ पे क्वार्टर सेकंड में 2021, तो इसमें 3%, ठीक है, कितना रहा था क्वार्टर 2, दैट इज 3% पॉजिटिव में रहा था, बाकी ये नेगेटिव रहे थे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी गैस जो है वो सेकंड नंबर पे आता है 2.3, और यूजीसी ने इसको करेक्ट माना हुआ है इलेक्ट्रिसिटी गैस वगैरह को। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होना चाहिए दैट इज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग, कितना, दैट इज 3%, ठीक है। सो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर जो है यहाँ करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्योंकि अलाइड सेक्टर में ये सभी आ गए, अलाइड सेक्टर बोला है तो मतलब फॉरेस्ट्री, फिशिंग वगैरह ये सभी आ गए, ठीक है। 3% का जो ग्रोथ है ये वाला बिल्कुल करेक्ट है फर्स्ट। चलिए 9th, विद रेफरेंस ऑफ द प्रोग्राम निधि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो निधि प्रोग्राम के रिलेटेड कौन सा इसमें करेक्ट है। सो सबसे पहले देख लेते हैं कि निधि प्रोग्राम है क्या, ठीक है। तो निधि प्रोग्राम सबसे पहले इसका जो फुल फॉर्म वो देख लो, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस। अब इनोवेशन को बूस्टअप करना है, इनोवेशन को बूस्टअप करने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि स्टार्टअप्स, मतलब नए नए जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है उनके स्टार्टअप्स को बढ़ावा दें, ठीक। अब इसमें क्या होता है, निधि सपोर्ट स्टार्टअप्स फ्रॉम आइडिएशन स्टेज अप टू द मार्केटिंग स्टेज। अब इसमें स्पेशली जो आइडियाज़, न्यू आइडियाज़ हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनको बूस्टअप करने के लिए वन ऑफ द एम ऑफ दिस इनिशिएटिव टू फाइनेंशियल सपोर्ट 20 स्टूडेंट ईच ईयर फॉर स्टार्टअप के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा 20 स्टूडेंट्स को। हालांकि ये जो क्वांटिटी है स्टूडेंट बहुत कम है, ज़्यादा होनी चाहिए थी, ठीक है, 20 स्टूडेंट इनिशियल फेज में। और इसमें जो 8 कंपोनेंट इसके डिफरेंट, ठीक है। और जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो है प्रयास। अब प्रयास का जो फुल फॉर्म है वो देख लेना, प्रमोटिंग एंड एक्सेलरेटिंग यंग एंड एस्पायरिंग इनोवेटर्स एंड स्टार्टअप्स। तो स्पेशली ये स्टार्टअप्स हैं और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, इसीलिए DST मतलब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, इन्होंने स्पेशली इनिशिएटिव लिया है, ठीक। एंड इट डज लाइक गिविंग अ ग्रांट अप टू 10 लाख रुपीज़, 10 लाख रुपीज़ का ग्रांट एंड एन एडमिशन टू फैब्रिकेशन लेबोरेटरी, ठीक है, फैब लैब जिसको बोलते हैं। सो अब देखते हैं कि राइट आंसर क्या होना चाहिए। सो इट्स एम टू फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ 20 स्टूडेंट्स स्टार्टअप एवरी ईयर, बिल्कुल करेक्ट है। और फर्स्ट है दिस प्रोग्राम निधि स्टार्टअप टू फॉर द स्टूडेंट टू बिगिन स्टार्टअप, बिल्कुल ठीक है, ये भी स्टार्टअप को ही शुरू करने के लिए। इट्स एम टू फाइनेंसिंग सपोर्ट 200 स्टूडेंट्स, गलत है। इट एम्स टू फाइनेंशियल सपोर्ट ओनली स्टूडेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, सभी के लिए है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए नहीं है। तो ए और बी करेक्ट है। सो ए एंड बी, सेकेंड वन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट वन है, एट प्रेजेंट द एस्टिमेशन ऑफ GDP, जो आपका कांस्टेंट ईयर बेस है वो कौन सा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। जो करंट बेस ईयर है वो क्या है, 2011
2012, ठीक है, 2011 एंड 2012 जीडीपी का बेस ईयर। सो 11-12। अब यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन है कि जीडीपी के साथ साथ अदर बेस ईयर्स हैं, जैसे WPI का बेस ईयर अभी कितना है 2011-12, पहले 2004-05 था। उसके बाद बेस ईयर पर CPI अभी 2016-17 से ये भी कांस्टेंट है 2012। उसके बाद न्यू सीरीज ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, इसका है 2016, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिवाइज हुआ है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, ठीक है। कुछ यहाँ पे जो बोर्ड्स हैं या फिर जो एजेंसीज हैं, ठीक है, उनका डेट ऑफ स्टैब्लिशमेंट है। जैसे सेबी का स्टैब्लिशमेंट, तो हम लोग यहाँ से सेबी का स्टैब्लिशमेंट जो है 1988 में माना जाता है, लेकिन जो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी यहाँ तक की, लेकिन स्टैट्यूटरी कब बनी 1992 में, तो 1992 ही कंसिडर करेंगे। सो फर्स्ट का सेकंड। उसके बाद जो नेक्स्ट है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ठीक, तो ये एक्सप्लेनेशन है, इसमें भी आप लोग देख सकते हो। सो इसमें 1996। और उसके बाद क्राइजिल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिया की, ठीक है, क्राइजिल, डेट ऑफ स्टैब्लिशमेंट 1988। और उसके बाद नेक्स्ट है ICRA, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया। सो इसका है डेट ऑफ स्टैब्लिशमेंट 1991, ठीक है। सो डी का 1। अब देखते हैं करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है। फर्स्ट का है 2, सेकंड बिल्कुल करेक्ट ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है। बी का है अपना 4th एंड देन 3rd देन 1, ठीक है। तो सेकंड 1 जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए जितने भी क्वेश्चंस थे आप लोग उनको डाउनलोड कर लेना PDF को, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अब हम डिस्कस करेंगे पब्लिक फाइनेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मीन्स 2021 के एग्जाम में। चलिए बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।